मुझे लगता है काफ़ी बता दिया है टेस्ट सीरीज वगैरह को लेकर। तो हर एक नोट्स 6 से 7 बार तो रिवीजन किया ही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसा हो जाता है कि अब मन नहीं लग रहा है यार, क्या करें। स्टूडेंट सक्सेस होता है तो उसके चर्चे हर जगह होता है, और जो फेल्यूर है उसने भी मेहनत की है लेकिन उसका नहीं होता है, तो उसको हमेशा फेल्यूर की नज़र से देखा जाता है। एक परीक्षा किसी की फेल्यूर और सक्सेस नहीं डिसाइड करती है, क्योंकि जो बच्चा किसी कारणवश नहीं हो पाया है, ऐसा नहीं कि उसने मेहनत नहीं करी है, तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर असफल ही रहेगा। तो लोगों का माइंडसेट है, उनको ऐसा नहीं रखना चाहिए। जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत में। और मैंने भी असफल हुई मैं, किंतु उससे निराश हताश नहीं हुई। उसका नतीजा है कि आज मैं सफल हूँ। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों तक भी इस फील्ड से रिलेटेड जानकारी पहुँचा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कार्य एप्रिशिएटेबल। मेरा नाम कुमार अर्जुन यादव है। हमारे चैनल फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। हमारे सामने सपना मैम है, वहाँ कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर पे चयन हुआ है। तो मैम से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कैसे तैयारी की, सारा इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का मदद मिलता है तो हम कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट इंटरव्यू है किन का होना चाहिए, आपके जो फेवरेट टॉपर हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ना जो इंटरव्यू रहेगा वो उनका ही लाएंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो मैम को सबसे पहले शुभकामना दें कि उन्होंने सफलता हासिल की है। तो मैम से जानेंगे उनका परिचय। सर, मेरा नाम सपना है। मैं बैतूल ज़िले की बहज़ी तहसील की निवासी हूँ और वर्तमान में MPPSC 2020 में मेरा कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर पे। फैमिली बैकग्राउंड का बता दीजिए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या। मेरी फैमिली में मेरी मदर है, मेरी सिस्टर और मेरा भाई है। मेरी मदर और मेरे भाई कृषक है। मेरी दीदी सिविल। स्कूलिंग वगैरह के बारे में, आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो कहाँ से हुआ? मेरी विद्यालयीन शिक्षा मेरे बहज़ी ब्लॉक से ही कंप्लीट की है, शासकीय स्कूल से। और स्नातक में मैंने इंजीनियरिंग किया है भोपाल से, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। इसके बाद से मैं सिविल सेवाओं की तैयारी है वो कब से स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज का? जस्ट मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2017 में दिया था, जिसमें मैंने प्रीलिम्स तो क्वालिफाई किया था, फिर किंतु मेंस किसी कारणवश मेरा हो नहीं पाया था। इसके बाद मैंने पुनः फिर 18 में प्रयास किया, उसका भी मेंस लिखा, बट कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करके मैंने पुनः 19 में प्रयास किया और मैं इंटरव्यू तक पहुंची। किंतु 19 के बारे में तो सभी जानते हैं। इसके बाद फिर 20 का दिया और फिर इसमें मुझे अभी CTI का पद यही करना पहले से डिसाइड था, या फिर मतलब स्कूलिंग वगैरह से, या फिर के बाद सोचा आपने कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है? वैसे सर मैं बताना चाहूँगी, वैसे तो सभी को नहीं पता होता है। जस्ट हम 12th पास आउट करते हैं तो ग्रेजुएशन तक भी इतने अवेयर नहीं होते कि हमें किस फील्ड में जाना है। जब मैं फाइनल ईयर में थी फिर एक करियर ऑप्शन का होता ही है सबके समक्ष। तो फिर मैंने अपने घर वालों से सिविल सेवा में जाने की इच्छा जाहिर की। चूँकि मेरी दीदी उस फील्ड से भी जुड़ी हुई थी तो उनसे मैंने कहा कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, उसकी तैयारी करना है। तो उन सभी ने मेरा समर्थन किया और मैं तब से फिर 2017 से लगे हैं। क्या रीज़न हो सकता है अभी तक अब जाके आपका इंटरव्यू कॉल आया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ? जी सर, मैंने जैसा बताया कि मैंने सेल्फ स्टार्ट किया था 17 में। तो चूँकि मेरी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक बोल सकते हैं कि जो मैंने 17 में अटैम्प्ट दिया, मैंने प्रॉपर प्रीलिम्स को ध्यान में रख के ही किया, मेंस की तैयारी नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं वो कमी रही कि मुझे मेंस के लिए कम समय मिला और थोड़ा मैंने टेस्ट वगैरह भी नहीं लगाए थे 17-18 में। फिर मुझे चूँकि जहाँ कमियाँ लगी फिर मैंने 19 में उन कमियों को दूर किया, टेस्ट लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाए और सर फिर फाइनली मुझे इंटरव्यू कॉल भी हुआ और 20 में भी उसका फ़ायदा मुझे मिला, क्योंकि 19 में हम मार्च तक तो इंटरव्यू में ही बिज़ी थे, तैयारी चूँकि मॉक्स देना होता है। और सडनली पता चलता है कि 19 की अभी नहीं हो रहा है इंटरव्यू। तो फिर उस दौरान भी 1.5 से 2 महीने में मैंने फिर दोबारा 20 का मेंस दिया और फिर सर वर्तमान में फिर मुझे कहते हैं प्रीलिम्स मेंस। तो आपने कहीं एकेडमी ज्वाइन किया था या फिर खुद ने किया था? सर मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, बाकी मैंने तैयारी तो खुद ही करी है। जैसे हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस का प्रिपरेशन आपने कैसे किया? सर मैंने मेंस की प्रिपरेशन लगभग 6 महीने मुझे लगे थे। स्टार्टिंग मैंने
कोचिंग के नोट्स से ही की थी, क्योंकि आजकल कोचिंग के नोट्स जो है एक प्रॉपर सिलेबस ओरिएंटेड मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प करते हैं। तो एक बेस नोट के तौर पे हम नोट्स के तौर पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सर उसको मैंने 2-3 बार डिटेल पढ़ा और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। चूँकि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो हमें टेस्ट के दौरान कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, क्योंकि हम सारा तो रिवाइज़ कर नहीं पाते ना बेस नोट्स से, तो वो हमें टेस्ट में भी हेल्प करते हैं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है उससे। और ये हमें फाइनल में जब हम कंटिन्यू 6 दिन पेपर देते हैं ना, तो वो शॉर्ट नोट्स उस दौरान टेस्ट का बहुत बताया, तो आपने टेस्ट पहले दिए थे या फिर मतलब मेंस का अच्छे से सिलेबस कर लिया था पूरा कवर, उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट किया था? सर मैंने प्रीलिम्स दिया, उसके बाद में प्रीलिम्स में हम अच्छा खासा स्कोर कर लेते तो हमें पता होता है कि हमारा मेंस होगा। तो उस दौरान फिर रिज़ल्ट आने के पहले ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। लगभग 2 से 2.5-3 महीने मैंने आंसर राइटिंग करी थी और फिर मेंस लिखा था। कितने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और कितने टेस्ट आपने लगाए होंगे? यदि बात की जाए 18 से लेके अभी 20 तक, तो मैं लगभग 3 बार टेस्ट सीरीज़ में लगा चुकी हूँ। तो करीबन मैंने 60 से 70 टेस्ट लिखे हैं पूरे अपनी इस जर्नी के दौरान। और बाकी उसके अलावा भी मैं अपने रूम्स पे मुझे लगता था तो मैं वो भी अलग से लगा लेती थी। क्या लगता है आपको, आपने इतने टेस्ट दिए तो क्या सुधार हुआ? टेस्ट में हम डे बाय डे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं और हमारे अपने आप में इम्प्रूवमेंट आता ही है आंसर राइटिंग में। तो वो मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ होता है कि जितने हम टेस्ट लगाएंगे वो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा देंगे, हमारा वैल्यू एडिशन हम सीखेंगे, प्लस हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो पीएससी का पैटर्न है उसमें प्रॉब्लम पेपर कंप्लीट करने की होती है, क्योंकि पढ़ते तो सब है, आता सभी को है, बट इशू ये होता है कि पेपर छूटना एक कहीं ना कहीं पेपर क्लियर करने का नहीं होने का एक कारण मुझे लगता है। तो हम टेस्ट देते हैं तो हम टाइम भी मैनेज हो जाता है, प्लस कंटेंट भी हम डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं, तो वो स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उनके साथ में ऐसा होता है कि जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं नंबर कम आते हैं। तो आपको भी स्टार्टिंग में आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि बहुत कम नंबर आ रहे, फिर धीरे धीरे एक स्कोर बढ़ता गया? बिल्कुल सर, ये तो नेचुरली है, जो भी बच्चे स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में बहुत कम नंबर आते हैं। मेरा स्कोर 40, 45, 150 में से स्टार्टिंग मैंने यहीं से की थी, बट फिर वो डे बाय डे जब नेक्स्ट टेस्ट जाओ तो एक टारगेट भी होता है ना कि अब पिछले टेस्ट में हम अच्छा नहीं कर पाए तो अंदर से भी ग्लानि फील होती है, तो हम अगले टेस्ट में अच्छा करने की ही कोशिश करते हैं। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैंने फिर 150 में से 80, 85 तक भी मैं फिर इम्प्रूव किया है मैंने टेस्ट के माध्यम से। मेंस के जो पेपर है 6 पेपर हैं, आपको क्या लगता है कि जो सारे पेपर को है बराबर टाइम देना चाहिए या फिर ऐसा कुछ स्मार्ट तरीका होना चाहिए कि जिन पेपर पे अपना अच्छा अप्रोच है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उन पे फोकस करना चाहिए? जी बिल्कुल, डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम है। यदि आपके पास 1 साल है पूरा मेंस तैयार करने का, तो आप प्रॉपर पूरे 6 पेपर पे ही बरोबर ध्यान दे सकते हैं। किंतु यदि समय कम है तो हम पिछले लास्ट के 3 पेपर को यदि देखा जाए, वो स्कोरिंग अच्छे होते हैं और सिलेबस भी कम होता है, तो कम टाइम में हम उसको जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो हिंदी हो गया, एथिक्स हो गया, निबंध हो गया, इन तीनों को यदि आप पहले तैयार कर लेते तो इस कम समय में तैयार होता है, प्लस स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा। फिर अब बचते हमारे स्टैटिक जीके वाले पेपर, फर्स्ट, सेकंड और एक तीसरा पेपर, तो उसको जब भी अलग रख ही दो। पहले दूसरे को भी थोड़ा इतना तो कर ही लेना चाहिए कि उसमें एवरेज मार्क्स ले आए, क्योंकि उसमें लगभग मार्किंग भी एवरेज ही होती है। और तीसरे पेपर को मैं बोलना चाहूँगी, इसको तो आप साल भर ही पढ़े, क्योंकि ये बहुत डाइवर्सिटी है, 10 यूनिट अलग अलग है एकदम, तो इसको तो साल भर आपने मुझे लगता है काफ़ी सारा बता दिया है। अब हम सोर्सेज की बात करेंगे, आपने किन सोर्सेज को फॉलो किया था? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाइवर्ट रहते हैं, यार मार्केट में बहुत सारी कोचिंगें हैं, किस कोचिंग का हम नोट्स लें, कौन सी बुक पढ़ें, तो काफ़ी सारे असमंजस रहते हैं। सर मैंने मेंस के लिए जो हिस्ट्री है एंशिएंट और मिडाइवल की, तो मैंने कोचिंग के नोट से ही कंप्लीट किया था, बट मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, काफ़ी अच्छी बुक है वो, उसको पढ़ के उससे नोट्स भी बनाए थे अपने। इसके अलावा भूगोल के लिए मैंने महेश वर्णवाल पढ़ी है, मुझे अच्छी लगी वो बुक, उसकी लैंग्वेज भी इजी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है तैयार करने में। इसके अलावा पॉलिटी में भी मैंने कोचिंग के नोट से ही पढ़ा है।
एथिक्स और तीसरे पेपर के नोट्स भी मैंने कोचिंग से ही पढ़े हैं। इसके अलावा निबंध देखा जाए छठवां पेपर, उसके लिए मैंने दृष्टि और परीक्षा मंथन की बुक से तैयार किया था। नोट्स आपने बनाए थे वो फर्स्ट रीडिंग में वाइज कर लिया उसके बाद बनाए थे? नहीं सर, पहले तो मैंने नोट्स को 2 से 3 बार पहले डीपली पढ़ा उसको, फिर चौथे 5वें टाइम में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मेंस का जो सिलेबस है, नोट्स थे, वो लगभग आपने कितनी बार पढ़ लिए होंगे? जी सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने नोट्स लाए, देखे, समझा उसको कैसे है, फिर उसको 2 से 3 बार रीड मारा, ऐसे ही ओवरव्यू देखा उसका। जब शॉर्ट नोट्स बना लिए उसके बाद में भी जब टेस्ट देने जा रहे तो वो शॉर्ट नोट्स ही काम हो जाता था, लेकिन जब ऐसा लगने लगे कि नहीं अब हम कुछ भूल रहे हैं, तो मैं फिर से अपने वही बेस नोट्स का 2 से 3 बार रिवीजन करती थी और टेस्ट के दौरान वो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करती थी। तो सर मैंने ऐसे देखा जाए तो हर एक नोट्स 6 से 7 बार तो रिवीजन किया ही है एग्ज़ाम के दौरान। प्रीलिम्स से देखा जाए तो एक एमपी का काफ़ी वेकेज रहता है, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन एमपी से आते हैं। तो आपने लगभग एमपी का जो बुक है वो कौन सी बुक से पढ़ा था? सर मैंने एमपी के लिए मुकेश माहेश्वरी की बुक पढ़ी है। वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सही लगी, तो मैंने प्रीलिम्स के दौरान उसको 3 से 4 बार पढ़ा है और मेंस के लिए भी मैंने 5 से 6 बार तो उस बुक को पढ़ा ही है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी एमपी का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है और मेंस में भी भूगोल में भी बहुत ज़्यादा ही वेटेज है एमपी का, मुझे ऐसा लगता है, और हिस्ट्री भी आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसा हो जाता है कि अब मन नहीं लग रहा है, यार क्या करें? ये नेचुरल है, सबके साथ होता है कि लगातार हम पढ़ रहे होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो उस दौरान हम हमारी जो भी हॉबी है वो करके अपना मन थोड़ा रिफ़्रेश कर सकते हैं, या फिर घर पे बात कर लो, फैमिली से बात कर लो, फ्रेंड से बात कर लो। तो सर जब भी मुझे ऐसा लगता था, डिमोटिवेट होती थी, तो मैं अपनी जनरली फैमिली और फ्रेंड से बात कर लेती थी या घूमने चली जाती थी, तो फिर दोबारा फिर टाइम स्पेंड करके पुनः फिर अपनी तैयारी में लगती थी, तो फिर अच्छे से स्टूडेंट सक्सेस होता है तो उसके चर्चे हर जगह होता है, और जो फेल्यूर है उसने भी मेहनत की है लेकिन उसका नहीं होता है, तो उसको हमेशा फेल्यूर की नज़र से देखा जाता है। इस पर क्या आपका विचार है? ये गलत बात है कि जो सिलेक्ट हो गया, एक परीक्षा किसी की फेल्यूर और सक्सेस नहीं डिसाइड करती है, क्योंकि जो बच्चा किसी कारणवश नहीं हो पाया है, ऐसा नहीं कि उसने मेहनत नहीं करी है, इवन वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मेहनत किया होगा तभी वो उस मुकाम तक पहुंचा, बट कुछ नंबर कम रह गए होंगे जिससे सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर असफल ही रहेगा। जो लोगों का माइंडसेट है उनको ऐसा नहीं रखना चाहिए जो सिलेक्ट नहीं होता है, इवन उसको भी अप्रिशिएट ही करना चाहिए ताकि वो पुनः अपनी परीक्षा में लगे और दोबारा सिलेक्ट होए। मैंने कहीं पढ़ा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, खुद से मान लो तो हार है और खुद से ही मान लो तो जीत है। कहीं ना कहीं इन लाइनों को भी मैंने आत्मसात किया है अपने जीवन में, और मैंने भी असफल हुई, मैं कई बार हुई, किंतु उससे निराश हताश नहीं हुई और पुनः अपनी गलतियों को फाइंड आउट करके उन पे वर्क किया, और उसका नतीजा है कि आज मैं सफल हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि जो किसी कारणवश सफल नहीं हो सके वो भी अपनी गलतियाँ फाइंड आउट करे, उस पर वर्क करे और पुनः अपनी तैयारी जोरों शोरों से करे, तो निश्चित ही एक दिन वो भी सफल जरूर। इंटरव्यू कैसा रहा था? किस टाइप से वहाँ पे आपसे प्रश्न किए गए थे? जी सर, मेरा इंटरव्यू जो था वो 9 मई को था। श्री मरकाम सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू स्टार्टिंग जो हुआ बहुत ही पोलाइट वे में उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछे मुझसे, जनरली डेफ से ही सारे क्वेश्चन पूछे। मेरे इंजीनियरिंग से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ हॉबी से रिलेटेड थे, और सर मैंने सोलर एनर्जी में डिप्लोमा किया हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और पंचायती राज से पूछा था। इन सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और ओवरऑल मेरा इंटरव्यू सामान्य था। आपका 2019 वाला इंटरव्यू है, तो जिनको भी तैयारी चल रहा है, आप तो कर ही रहे होंगे, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आपको कहाँ से पढ़ लेना चाहिए? जी बिल्कुल सर, मैं 19 वाले सारे ही एस्पिरेंट से बोलना चाहूँगी कि वो ज़्यादा प्रेशर ना ले। हम मॉक्स देते हैं तो कई बार दबाव में आ जाते हैं और एक प्रॉपर जो तैयारी है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि जो आयोग में इंटरव्यू होता है बहुत सामान्य होता है।
तो मैं बोलना चाहूँगी थोड़ा करेंट्स पढ़ ले। अपने ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत तैयार कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी आपने डेफ में डिटेल भरी है उस पर वर्क करिए, उसको तैयार किए। निश्चित ही उसके आसपास ही आपका इंटरव्यू घूमेगा और ईजिली आपकी सफलता का श्रेय आपको तो जाता ही है, बट आपके अलावा किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी सर, मैं सबसे पहले अपने ईश्वर को देना चाहूँगी। इसके बाद मेरी दीदी और मेरी मदर का सबसे बड़ा श्रेय रहा है मेरी सफलता में। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स है, अजय है, महेश मामा है, अंजलि दी है, और जो भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज़ के द्वारा मेरे टीचर रहे, उन सभी का मेरी सफलता में श्रेय है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों तक भी इस फील्ड से रिलेटेड जानकारी पहुँचा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कार्य अप्रिशिएटेबल है। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, किस टाइप से मैम ने प्रिपरेशन किया था, तो उन्होंने सारा कवर कर दिया है। अगर आपको और भी कुछ लगता है कि कुछ हमसे पूछना रह गया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये पोर्शन से आपने क्वेश्चन नहीं करें, इसका पूछना चाहिए, तो हम ज़रूर अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, हमें अगला वीडियो किनका लाना चाहिए, किनका इंटरव्यू लेना चाहिए, आपके जो फेवरेट टॉपर हैं कोई भी हो, उनको आप कमेंट करें। हम उन तक कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की, और उनका जो वीडियो है आप तक लाने की पूरी ज़रूर कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।